नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसा माना जाता है कि दुश्मन को कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। दुश्मन को अपनी कमजोरियां जो हैं वो कभी नहीं उनको शो करनी चाहिए, कभी नहीं उनको दिखाना चाहिए। यही बात आपको मैं आज बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी। सब लोगों को लग रहा था एक सेटबैक हो गया, कार्यकर्ताओं को भी लगा था, बहुत निराशा थी। सारी चीजें वो अपने खिलाफ मान रहे थे कि हमने बहुत मेहनत की, 400 पार का नारा था, 240 सीटों पर हम रुक गए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, और कोई अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई सेटबैक नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा। 303 सीटों से घट करके 240 सीटों पर आना, और जब आपकी मेहनत के अनुरूप और आपकी इच्छाओं के अनुरूप आप जो एक पैरामीटर लेकर के चल रहे थे कि हम इतनी सीटों तक पहुंच सकते हैं, और वहां तक अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, यानी कि आपका आकलन जो है वहां तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो या उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि ये एक सेटबैक होगा। निराशा तो पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं में थी, और मैं तो ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग थे, जो वोटर थे, उनमें भी एक बात कॉमन नजर आ रही है कि चलो अच्छा हुआ एक झटका लग गया। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि एक झटका लग गया, ये अच्छा है। ये आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो कोर वोटर हैं वो ये सब चीजें क्यों कह रहे हैं, क्या कमियां रही कि उनको लगता है कि एक झटका लगना अच्छा था। शायद वो ये मानते हैं कि अगर अब की बार हम अच्छे बहुमत से आ जाते तो अगली बार के चांसेस बहुत कम हो जाते, यानी कि चौथे टर्म में शायद कम हो जाते। शायद उनको लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उनको लगता है कि अगर आप अब जो हम सेटबैक में आए हैं तो अगली बार के लिए और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और हम चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएंगे। ऐसा शायद उनके कार्यकर्ता सोच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर उनके कार्यकर्ता उनके आइडियोलॉजी से जो मैच कर रहे हैं, वो वोटर, वो मतदाता ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सबको लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टाइम लगेगा इससे उभरने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं शायद भारतीय जनता पार्टी तो आज भी स्ट्रगल कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण थे, उनके जो तेवर थे, उनसे लगता है कि वो अब उस सेटबैक से बाहर आ चुके हैं, अपनी फॉर्म में आ चुके हैं, अपने जो कार्य प्रणाली जो है उसमें वो वापस संगत में आ रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा और उनके एटीट्यूड से लग रहा था। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता, नेता उस सेटबैक में ही हैं। उससे बाहर निकलने में उनको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले, आपको लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की, उन्होंने जो झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, संसदीय कार्य प्रणाली में ऐसा कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं होगा जिसने सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रख दिए। विशेष रूप से अग्निवीर पर, उन्हें अजय सिंह के नाम से जो अग्निवीर जो शहीद हुए थे, उनके बारे में इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि अग्निवीर को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। अब अजय सिंह के जो पिताजी जो हैं, विभिन्न चैनलों पर आकर के और अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने बताया कि मुझे अभी तक 98,33,000 के आसपास रुपए मुझे मिल चुके हैं, यानी कि 98,5 रुपए के आसपास मिल चुके हैं। 67 लाख रुपए मिलना बाकी है। भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि की। विशेष रूप से अग्निवीर पर उन्होंने जो झूठ बोला वो सारी दुनिया ने देखा। अजय सिंह नाम के एक अग्निवीर के बारे में उन्होंने बार बार सवाल उठाया कि उनको कोई पैसा नहीं मिला है। उनके माता पिता से मेरी बात हुई है, उनके परिवार वालों से मेरी बात हुई है। अब अजय सिंह के जो अग्निवीर के पिताजी जो है, उनके परिवार वाले जो है विभिन्न चैनलों पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमें 98 लाख रुपए जो है, 98 लाख कुछ हजार रुपए जो है, 67,000 रुपए है या कितना है, 98 लाख प्लस जो है वो पैसा हमें मिल चुका है, और 67 लाख रुपए के आसपास अब
और मिलने वाला है, जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में हमें मिलेगा। यही बात भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी जाकर के देश को बताई कि जो हवा फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि अग्निवीर जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली जा रही है, वो सहायता उनको 98 लाख कुछ रुपए की मिल चुकी है, और जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा उनका 67 लाख कुछ रुपए जो बकाया है वो भी उनके खाते में डाल दिया जाएगा। इस तरह से जो उन्होंने झूठ बोला था उसकी हवा निकल गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें जो हो रही थी, तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने उनके बारे में लोकसभा में कहा, बालक बुद्धि के नाम से उनको संबोधित किया, यानी कि उनका नाम नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं बालक बुद्धि के नाम से उनको संबोधित किया। तो ये उनका एक प्रयास था कि जो पप्पू की छवि जो थी उससे बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी, उस छवि को वापस उनको चिपकाने का प्रयास किया गया है कि अभी ये बालक बुद्धि है, इनको अभी ज्ञान नहीं है ना सरकार चलाने का, ना देश चलाने का, और ना ही इनको बोलने का। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन बालक बुद्धि को ये नहीं पता कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कहां पर क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीजें उनको नहीं पता। संसदीय कानून कैसे चलते हैं, संसद में कैसे बोला जाता है, ये आपने सबने देखा। राहुल गांधी ने लगभग 8 से 10 कानूनों को तोड़ा, और उन्होंने नोटिस भी बार बार 352 का उन्होंने रूलिंग दिखाई गई आपके भूपेंद्र यादव मंत्री जो है पर्यावरण मंत्री, उनके द्वारा। लेकिन कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यह है कि जो आप सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सेटबैक से वापस नहीं आ पा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं अभी नहीं आ पाए हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं वो सेटबैक से नहीं आओ, लेकिन दो जो भाषण आपने लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन तक आपने सुना, उन सब भाषणों से लगता है कि प्रधानमंत्री उस जो बुरा दौर था उनसे बाहर निकल करके एक आक्रामक रूप से आकर के एक प्रखर नेता के रूप में अपनी बात रखी। और राहुल गांधी पर उनको आपने देखा किस तरह से उन्होंने बालक बुद्धि और विभिन्न तरह की बातें करके उन पर अटैक किया। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में अगले दिन जब बात हुई तो उन्होंने सोनिया गांधी से शुरू किया। सोनिया गांधी जो है यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी वो किस संविधान के नियम के अनुसार बनी। यानी कि यूपीए सरकार जब मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऊपर एक पैरेलल सरकार के रूप में नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, और उस एडवाइजरी कमेटी जो थी उनका चेयरपर्सन जो थी वो सोनिया गांधी थी। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठी थी और उन पर सीधा अटैक था। गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने सोनिया गांधी पर सीधा अटैक किया था, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कभी उन्होंने सीधा अटैक किया हो, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने सीधा अटैक सोनिया गांधी पे किया। और सोनिया गांधी से पूछा कि आप संविधान की दुहाइयां दे रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने बताया लेकर के नेहरू से और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक के सारे जो कानून उन्होंने बताया कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, संविधान को कैसे दरकिनार किया गया, वो सारी चीजें बताई। उनसे सवाल पूछा गया कि एनएससी जो है वो किस कानून के तहत बनाई गई। दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया कि एक चुनी हुई सरकार का कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस लाता है और एक सांसद बाहर जाकर के प्रेस में जाकर के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, इस सदन में मौजूद लोगों से बताना चाहता हूं कि एक सांसद मात्र उसको क्या अधिकार था कि एक चुनी हुई सरकार के ड्राफ्ट को, चुनी हुई सरकार के ऑर्डिनेंस को वो जाकर के फाड़ सकते हैं? किस संविधान के कानून के तहत आपने वो काम किया? यानी कि राहुल गांधी को फिर घेरने का प्रयास किया और वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। ये सारी चीजें जो चल रही थी, उसके बाद में जो आरोप लग रहे थे, प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, हम पर जो आरोप लग रहे हैं कि हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सीबीआई ईडी जो है उसके बारे में मुलायम सिंह नेताजी जो थे, प्रकाश करात थे, वो कितनी बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकारी एजेंसियां जो है उनका दबाव डलवा करके और समर्थन हासिल करती है, वो सहयोगी दलों को डराती है, धमकाती है और उनका समर्थन प्राप्त करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं सीधा जो आपके मुलायम सिंह यादव के भाई हैं उनको और इशारा करके पूछा कि राम गोपाल जी आप बताइए
क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे? यानी कि कहीं ना कहीं सांप के मुंह में चकचुंदर, वो झूठ बोलते थे ऐसा भी नहीं बोल सकते, और वो ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारे कोर्ट के, कांग्रेस पार्टी का जो संविधान बचाओ का नारा था, उसकी हवा निकालने के भरपूर प्रयास की। 2013 के एक सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी का उन्होंने जिक्र किया कि सीबीआई जो है, सीबीआई के बारे में बहुत बात हो रही है, 2013 में हमारी सरकार नहीं थी, 2012-13 में यूपीए की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सीबीआई जो है एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है, जो उसका मालिक उसको जो बोलने के लिए बोलता है वही वो रट्टा लगाती है, वही वो बोलती है। उस समय मेरी सरकार नहीं थी, उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। सीबीआई का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ईडी का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये उस समय के लोगों से पूछो। मैंने सरकारी एजेंसियों को खुली छूट दी हुई है, मैंने सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियां हैं उनको खुली छूट दी हुई है कि सरकार आपके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, आपके कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। आप ईमानदारी से काम करें और ईमानदार लोगों के लिए काम करें। कहना कहीं साफ संदेश था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रहेगी, मैं भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरी सरकार और मेरी जो कोर एजेंडा है उनमें से एक है, मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाला नहीं हूं। उन्होंने स्पष्ट ये संदेश दिया। यानी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और जिन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे थे मुझ पर बहुत मुकदमे लगे हैं, लगभग 37-38 मुकदमे उन पर लगे हुए हैं, और 37-38 मुकदमों की बात करें तो 30 मुकदमों के आसपास उन पर गैर आदताना बयान जो है, मानहानि का जो केस है 499, 500 के रूप में उन पर मुकदमा दर्ज है। 2 दिन पहले ही एक निचली अदालत ने राहुल गांधी के वकील को कहा है कि आप अगली तारीख पर उनको पेश करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। यहां कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको कहा है कि आप आकर के अपना पक्ष रखें, वकील से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आदतन मामला है। अभी एक आप देखेंगे कि गुजरात की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, उन्होंने हाईकोर्ट के, अहमदाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टे ले लिया, फैसला हुआ नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, स्टे है सिर्फ। जब तक स्टे रहेगा तब तक वो सदस्य भी बने रहेंगे और उनकी सजा पर स्टे भी रहेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं अमित शाह ने स्पष्ट रूप से ये ओम बिड़ला को कहा कि मान्यवर सभापति महोदय, आप बताइए कि एक सदस्य के लिए आप इतने कानूनों को ढील कैसे दे सकते हैं? इस संसद में सभी सदस्यों के लिए कानून बराबर होते हैं, आप कब तक एक बालक बुद्धि की गलतियों को आप अनदेखा करते रहेंगे? कार्रवाई करने का समय आ गया है और समय बहुत नजदीक है, आप इन पर कार्रवाई करिए। उसी तरह बांसुरी स्वराज जो हैं, बांसुरी जी, उन्होंने भी एक नोटिस देकर के लोकसभा स्पीकर से कहा है कि इन पर कार्रवाई किए। कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है राहुल गांधी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर जिस तरह से कार्रवाई, जो केस चल रहे हैं उन पर जल्दी से जल्दी यानी कि गति से कार्य होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीव्र गति से काम होगा, तो निश्चित रूप से उनके मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जेल यात्रा भी किसी न किसी नेता की ओर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कहें कि आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन के अलावा भी बहुत सारे नेताओं की जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ केसों में उन्होंने जमानत ले रखी है, जो जमानत पे बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, आप एक केस में 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो मामला है उस पर जमानत पे हैं और जल्द ही इनके खिलाफ कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। नमस्कार।